Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के अंदर हैलाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है, ये बेटा आपका ग्रुप 16। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ग्रुप 16 को लेके। ठीक है, तो ग्रुप 16 में आपकी डिफरेंट टाइप के नंबर ऑफ हैलाइड्स फॉर्म होते हैं, बट यहाँ पे जो हैलाइड्स फॉर्म होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कुछ फिक्स हैं। जैसे +2 का देखने को मिलता है हैलाइड्स, +4 में आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट आपका +6 में। तो बेसिकली यहाँ पे इवन नंबर में, ठीक है, इवन नंबर में कल मैंने डिस्कस किया था आप ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग एक्साइटेशन होने की। एक्साइटेशन किसका होता है? जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके इनर सेल्स के अंदर होते हैं, तो उनके साथ जब मैं बात कर रहा था तो वहाँ पे आपको +2 +4 +6, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे थे जो अनपेयर्ड थे। एक केस आया था जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट केस था आपका +4 का। मैं इलेक्ट्रोबैलेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो आपको एक जगह आपको मिला था +6। ठीक है, तो यहाँ पे इवन नंबर में आपको देखने को मिलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम बात कर रहे हैं हैलाइड्स के बारे में। ठीक है, तो कुछ हम स्पेसिफिक एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ बच्चों मैं पहले एक साइड लिख लेता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। नेक्स्ट मैं लिखूँगा यहाँ पे फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा क्लोराइड, मैं Cl- करके बात करूँगा, ठीक है, क्लोराइड्स के बारे में। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे ब्रोमाइड्स के बारे में, एंड लास्ट वन इज आयोडाइड I-। ठीक है, तो एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिखूँगा, आपका पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के केस को पहले मैं बताऊँगा आपको फ्लोराइड में। ठीक है, तो फ्लोराइड के साथ अगर आप देख रहे हो तो ऑक्सीजन बच्चों फ्लोराइड फॉर्म करता है OF2 टाइप। ठीक है, क्लोराइड्स के बारे में बात करते हैं तो क्लोराइड्स में आपको देखने को मिलता है आपको एक तो ClO2, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है कंपाउंड, इसी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका Cl2O7। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्लोराइड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर। फर्स्ट एलिमेंट ब्रोमाइड, यहाँ पे आपका नहीं फॉर्म होगा और आयोडाइड भी आपके फॉर्म नहीं, तो उसको मैं डैश से करूँगा रिप्रेजेंट। नाउ कम्स नेक्स्ट एलिमेंट इज द सल्फर। तो सल्फर में आपको जो फ्लोराइड मिलते हैं, एक तो मिलता है H2F2 टाइप, ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलेगा SF4 टाइप, ठीक, नेक्स्ट आपको मिलता है SF6। ठीक है, तो ये आपके सल्फर के कुछ फ्लोराइड्स हैं इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे हम लोग क्लोराइड्स को लेके। तो सल्फर में हमारे जो क्लोराइड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है H2Cl2, ठीक है, मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका HCl2। और यहीं पे अगर मैं ब्रोमाइड्स के बारे में बात करता हूँ तो ब्रोमाइड्स के अंदर भी आपका जो सल्फर है वो कंपाउंड करता है जनरेट, वो रहता है आपका H2Br3। ठीक है, और आयोडाइड यहाँ पे आपका नहीं मिलता है। ठीक है, आयोडाइड में आपको जो सल्फर है वो आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो एक बारी मैं यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें कॉलम वाइज क्लियर रहेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फर के बाद आपको मिलेगा सेलेनियम। तो सेलेनियम के अंदर आपको मिलेगा Se2F2, नेक्स्ट आपको मिलेगा SeF4, नेक्स्ट है XeF6। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लोरीन क्लोराइड्स को लेके, तो यहाँ पे आपको मिलता है Se2Cl4, नेक्स्ट आपको मिलता है SeCl4। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्लोराइड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नाउ कट्स ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड के अंदर भी दो टाइप ब्रोमाइड मिलते हैं, एक आपको मिलता है SeBr2 टाइप और सेकंड आपको मिलता है SeBr4 टाइप। ठीक है, और आयोडाइड यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी की डाटाबेस में नहीं है, तो यहाँ पे ये फॉर्म आपका नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पूरी की पूरी टेबल में ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन तो यही होगा कि क्या इस टेबल को रटना पड़ेगा? ठीक है, नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसमें हमारा जो ऑक्सीजन है,
ठीक है। उसके जो आपके हैलाइड्स हैं, फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सल्फर के जो आपके हैलाइड्स हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी के जो नीचे के आपके हैलाइड्स उस पर इतना ध्यान आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपको एक बार आइडिया इसलिए हो जाएगा कि अगर इफ़ एनी केस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है तो आपके दिमाग में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बैठा रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलोरियम को लेके। तो ये आपको यहाँ पे मिलता है, पहले केस की बात कर रहा हूँ, फ्लोरीन फ्लोराइड को लेके बात कर रहा हूँ। तो पहला मिलता है TeF4 फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड मिलता है TeF6 ये आपका सेकंड कंपाउंड। अब बात करते हैं क्लोरीन क्लोराइड्स को लेके बात करते हैं। तो यहाँ पे मिलता है TeCl2, नेक्स्ट मिलता है TeCl4, राइट। और ब्रोमाइड्स को लेके बात करते हैं। ब्रोमाइड्स भी दो टाइप के आपको मिलते हैं, TeBr2, नेक्स्ट आपको मिलेगा TeVr4, ठीक है। और यहाँ पे टेलोरियम का जो आपका आयोडाइड है वो देखने को मिल जाता है, और वो आपको मिलता है TeI4, ध्यान दें TeI4, ठीक है। तो टेलोरियम में आपका अगर इंपॉर्टेंट कोई सेक्शन बनता है तो वो बनता है आयोडाइड, क्योंकि बाकी के आयोडाइड फॉर्म नहीं कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे सेलेनियम हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पोलोनियम। तो पोलोनियम से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पोलोनियम कभी भी आपके फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो ये आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कभी फ्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। यहाँ पे आपको क्लोराइड्स के बारे में अगर हम बताएं तो बेटा मिलता है POCl2, नेक्स्ट मिलता है POCl4। और यहाँ पे पोलोनियम को मैं ब्रोमाइड के साथ अगर बताऊँ तो वो बेटा आपको मिलता है POBr2, नेक्स्ट आपको मिलता है POBr4। और जो पोलोनियम वो आयोडाइड का भी फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब POI4, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है कि जो हमारे स्मॉल साइज़ के हमारे एलिमेंट्स हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे सेलेनियम हो, ये जनरली आयोडीन से रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब आयोडीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारे जो हैलाइड्स फैमिली है वो भी पी ब्लॉक के एलिमेंट है, नॉन मेटल्स हैं। और ऑक्सीजन फैमिली के भी सारे के सारे एलिमेंट आपके नॉन मेटल्स हैं जनरली, ठीक है। लेकिन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपकी नॉन मेटलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। तो कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया था कि अगर नॉन मेटल्स के साथ अगर नॉन मेटल्स आता है तो जनरली वहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है, आपको कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी दिख रही है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड का मतलब डायरेक्शनल बॉन्ड, और डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स के बीच में वो काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो जब ऊपर के आयोडाइड आपको, अब देखो पहला केस था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में आपको क्या है, ब्रोमाइड भी नहीं मिला, आयोडाइड भी नहीं मिला। तो जो ब्रोमाइड है वो भी बिगर साइज़ का है, आयोडाइड है वो भी बिगर साइज़ का है, तो ऑक्सीजन बहुत ही स्मॉल साइज़ का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी ब्रोमाइड और आयोडाइड के बीच में, ब्रोमाइड और ऑक्सीजन के साथ एंड आयोडाइड एंड ऑक्सीजन के साथ, वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं होगी। जब वो इफेक्टिव नहीं होगी तो फिर यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं रीज़न में पहले ही बता रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे जो कंपाउंड्स के बारे में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे इसीलिए कंपाउंड आपके फॉर्म नहीं हो रहे थे, ठीक है, ब्रोमाइड और आयोडाइड में। बाकी आपके फ्लोराइड और क्लोराइड के साइज इतने बड़े नहीं होते हैं, वो ऑक्सीजन काफ़ी सिमिलर होते हैं, इसलिए वहाँ पे आसानी से क्या ओवरलैपिंग हो जाएगी और कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब ऐसी बात करेंगे सल्फर में, तो सल्फर के अंदर आपका इसका भी साइज बहुत बड़ा साइज नहीं होता, बट ऑक्सीजन से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो उस केस में यहाँ पे आपके फ्लोराइड से भी रिएक्शन ओवरलैपिंग करेगा और क्लोराइड से भी ओवरलैपिंग कर जाएगा, मतलब क्लोराइड्स के ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है ना, ये लाइन को सही रखना। और ब्रोमाइड के साथ भी आपका ओवरलैपिंग करेगा, बट बहुत इफेक्टिव नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और आयोडाइड के साथ बेटा बिकॉज ऑफ आयोडाइड हैविंग अ बिगर साइज एज कम टू सल्फर, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि कंपाउंड का फॉर्म होते ही नहीं है, होते हैं लेकिन वो डिफरेंट कंडीशंस में होते हैं। अगर मैं कंडीशंस चेंज करूंगा तो कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा, बट हमारे नॉर्मल कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा बिकॉज ऑफ अनइफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ आयोडीन एंड सल्फर। नेक्स्ट आपका सेलेनियम की बात करते हैं, तो यहाँ भी हम मान इट इज़ ऑल्सो हैविंग द मॉडरेट साइज। तो मॉडरेट साइज होने की वजह से ये आपके फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा बिकॉज ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग, क्लोरीन के साथ भी बनाएगा, और ब्रोमीन के साथ थोड़ा सा इफेक्टिव क्यों करता है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज भी बड़ा है, ठीक है ना, वहाँ भी मॉडरेट साइज मिल जाता है। और यहाँ पे सेलेनियम का भी क्या है, मॉडरेट साइज है, तो यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या करता है, दो टाइप के कंपाउंड फॉर्म करता है, SeBr2 SeBr4। बट आयोडीन बहुत ही ज़्यादा बिगर साइज का है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पे भी कंपाउंड आपका फॉर्म नहीं होगा। बाकी नीचे के आपका ट्रिलियम है, पोलोनियम है, तो ये तो बच्चों बिगर साइज के एलिमेंट हैं। जब ये बिगर साइज के एलिमेंट हैं दोनों, तो उस केस में आपको पता चलना चाहिए कि ये फ्लोरीन से भी रिएक्शन करेगा, ठीक है,
क्लोरीन से भी करेगा, ब्रोमीन से भी करेगा, आयोडीन से भी करेगा। तभी तो आपके टेलिरियम में TiO4 एक जो कंपाउंड आयोडाइड का वो आपका फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो टेलिरियम से क्वेश्चंस आ सकता है क्योंकि टेलिरियम एक ऐसा आपका एलिमेंट है जो सारे के सारे जो आपके हैलाइड्स हैं उनसे रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। बाकी के जो एलिमेंट ऊपर के हैं, आप ऑक्सीजन ले लो, सल्फर ले लो, सेलेनियम ले लो, तो वो कहीं ना कहीं आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, बट टेलिरियम सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या करो, एक दो बार ही अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्लोरीन के साथ देखो आपको यहाँ पे F2 मिल रहा है, F2 मिल रहा है, F4, F6, है ना। बाकी मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं वो एग्जैक्टली आपके स्टेबल होते हैं, इनके पीछे आपके फॉर्म होने के पीछे रीज़न क्या क्या प्रॉपर आपकी ओवरलैपिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है ना। वो सब बात बाद में, लेकिन यहाँ पे एक जो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है वो रिजल्ट आपको एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो आपसे गलती लगभग नहीं होगी। लास्ट इज पोलोनियम। तो पोलोनियम बच्चों इतना बिगर साइज का है, एज वेल एज रेडियो एक्टिव भी है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये आपका फ्लोरीन के साथ फिर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं करता है, तो यहाँ पे कोई भी फ्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। बाकी क्लोरीन का भी बनेगा, ठीक है, PoCl2 PoCl4, और ब्रोमीन का भी बनेगा PoBr4 PoBr2, और आपका PoI4 का भी करेगा ये फॉर्मेशन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है। तो एक बार ये जो टेबल है उसको ध्यान से आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। यस, इसके बाद अब बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है, ध्यान दो बच्चों, जो ऑक्सीजन है वो जब हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है तो वहाँ पे आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स पहला ही फॉर्म हुआ था फ्लोरीन के साथ, तो वो हुआ था आपका OF2, ठीक है। तो OF2 को हम क्या बोलें, क्वेश्चन ये है कि OF2 को हम इसको हम लोग क्या इसको हम ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड बोलें या फिर डाईफ्लोराइड ऑक्सीजन बोलें ना, किस नाम से इसे मुझे कॉल करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो कंपाउंड है OF2, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। बट व्हाट इज द रीज़न, ऐसा ही हम क्यों बोलेंगे इसको, हम लोग डाई फ्लोराइड ऑक्सीजन क्यों करके नहीं बोल सकते हैं, ऑक्साइड करके क्यों नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो एक यहाँ पे रीज़न है। अब यहाँ पे जो रीज़न है इसकी नेमिंग के पीछे वो क्या है, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक है। ध्यान दो, जब भी नॉन मेटल्स में ऐसे केस आ जाते हैं तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन दोनों में से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका देखें, ऑब्वियसली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है बच्चों, मैक्सिमम है। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा, ठीक है, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी अधिक हो जाएगी, ठीक है, उसको बच्चों हम डालेंगे लास्ट में, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे, उसके लिए सफिक्स हम यूज करेंगे IDE, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको हम डालेंगे प्रीफिक्स में। तो इसको हम डालने वाले हैं प्रीफिक्स के अंदर और ये जाएगा आपके सफिक्स के अंदर। बात समझो ध्यान से, जैसे हम बात करते हैं ना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपको नहीं पता मैं कैसे बोल सकता हूँ डाइऑक्सीजन कार्बाइड समथिंग कुछ इस तरीके से, नहीं, क्योंकि आपको पहले चेक करो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज बोथ आर मेटल्स। तो आपकी कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कैसी होती है, कम होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है उसको कहाँ डालना पड़ेगा, प्रीफिक्स में, और ये जाएगा सफिक्स में, और सफिक्स में अगर जाएगा तो लास्ट में ID आपका जोड़ा जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा आपका कार्बन, प्रीफिक्स में बिकॉज ऑफ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, और डाइऑक्साइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो इनके पीछे भी आपके जो नेमिंग है ना, उन नेमिंग के पीछे भी आपके यहाँ पे क्या है, रूल्स हैं, उन रूल्स को थोड़ा सा आपको ध्यान में बिठाना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ से ये भी पूछा जाता है, ध्यान देना, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्शन को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन अपनी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन के साथ में पहले ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑक्सीजन सिर्फ आपका ओनली वन टाइप का डाईफ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और वो होता है आपका OF2। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि सर यहाँ पे OF4 बन जाएगा, ठीक है, आपका OF6 बन जाएगा। जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात कर रहे थे तो उसी के रेशक में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये कंपाउंड कभी फॉर्म नहीं हो सकता है, ये भी कंपाउंड कभी फॉर्म नहीं हो सकता है। तो जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ एक ही आपके डाई फ्लोराइड्स का, मतलब बोल सकते हैं कि फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है।
मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो कोवैलेंसी है, ऑक्सीजन की जो कोवैलेंसी है, अगर बेटा ये कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी है मतलब दो से अधिक, ठीक है, टू से अधिक आपकी, मतलब कहीं ना कहीं आपकी एक्सटेंड नहीं कर रही है, ठीक है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये टू से अधिक एक्सटेंड आपकी नहीं करेगी। और क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है रीज़न, बिकॉज यहाँ पे रहता है आपका नॉन नॉन अवेलेबिलिटी, ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अगर यहाँ पे आपके डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस नहीं है तो इसका मतलब आपको पता है ऑक्सीजन आपके सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में कहीं डी ऑर्बिटल्स आता ही नहीं है, ठीक है ना, 2D थोड़ी ना कहीं होता है। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ से एक्सपांशन नहीं होगा, तो जो ऑक्सीजन है सिर्फ एक ही टाइप के फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, OF2 टाइप। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्लियर आपको हो गया होगा। लेकिन बाकी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो बाकी के मेंबर्स क्या कर सकते हैं, वो आपके मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो आसानी से फॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे उनकी कोवैलेंसी 4 और 6 तक आपकी एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या ऑक्सीजन जो हमारे बाकी के हैलोजेंस हैं जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो उनके साथ आपका किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करते हैं? ये तो पहले तो बात होगी आपके ऑक्सीजन के फ्लोरीन के साथ जो एक ही टाइप का कंपाउंड फॉर्म करेगा, और यहाँ पे कोवैलेंसी दो ही रहेगी, दो से अधिक कोवैलेंसी नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी आपकी डी ऑर्बिटल्स की नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ब्रोमीन को लेके। तो ऑक्सीजन के साथ जब क्लोरीन आता है तो बेटा यहाँ पे बनाता है Cl2O, आपको मैंने बताया था अभी। नेक्स्ट आपको Cl2O3 भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो Cl2O5 भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज Cl2O7 भी आपका ये फॉर्म करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कौन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आपका Br2O ईजिली फॉर्म कर लेता है। आयोडीन के बारे में बात करें तो I2O5 का ये फॉर्मेशन करता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो ऑक्सीजन है ना, बाकी के हेलोजेंस के साथ ये डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड जो कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि मैं आपसे पूछूंगा, आप जरा मुझे बताना, क्या इन कंपाउंड्स से ऊपर वाला केस में क्या था, OF2 में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम थी, वो प्रीफिक्स में गया था, तो इसका नाम हुआ था ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ठीक है ना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वो बाद में आता है, उसमें ID सफिक्स आता है। तो क्वेश्चन है कि इनको हम लोग किस तरीके से कॉल करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ पहले, क्या मैं इनको, मैं फर्स्ट ऑप्शन लग रहा हूँ, क्या मैं इनको ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन, ठीक है, क्या मैं इनको ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन कॉल करूँ, या फिर मैं इनको हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों में से मैं कौन सा टर्म के लिए कॉल करूँ जो आपका सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में सुटेबल कौन सा रहेगा बताओ बच्चों। आपको एक चीज़ पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप मुझे बताओ। एक साइड में लिख रहा हूँ ऑक्सीजन, एक साइड में क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन। नो डाउट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है ऑक्सीजन से, ये तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है या कम होती है? तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आपका आयोडीन हो। तो जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो मैंने बताया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वो बच्चों आपको लास्ट में डिस्कस किया जाता है। मतलब आपको उसमें क्या मिलेगा भाई, ID देखने को मिलेगा, तो मतलब ऑक्साइड लास्ट में आना चाहिए। अगर ऑक्साइड लास्ट में आना चाहिए तो हम लोग यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन बोलेंगे, बिल्कुल सही होगा। क्या हम हैलाइड्स बोल सकते हैं? नहीं, तो इसको हम हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे। लेकिन पहला वाला केस था उसमें आपका फ्लोराइड लास्ट में आ रहा था, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन OF2 वाले केस में। इनको हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस बोलेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ऑक्सीजन की अधिक होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यस, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट बच्चों में एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन को लेके ही हम बात कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन फॉर्म करता है, तो यहाँ पे फॉर्म कर लेता है ऑक्सीजन फ्लोराइड, ठीक है। ऑक्सीजन फ्लोराइड्स का
ये फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। जिसमें आपको जो कंपाउंड मिलते हैं वो आपका OF2 टाइप मिलेगा, OF टाइप भी मिलता है, ठीक है। आपको O2F2 टाइप भी देखने को मिलेगा, ठीक है। O2F भी देखने को मिलता है, एज वेल एज आपको O4F2 टाइप भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे जो कंपाउंड्स मिल रहे हैं ये सारे के सारे हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन है। क्या है बच्चों? बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दीज आर दी हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम बोलेंगे फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो सारे के सारे कंपाउंड्स को ध्यान रखना है, और इसके बेस पे ऑक्सीडेशन नंबर बहुत बारी पूछी गई है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे आपको जो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज फिक्स, सारे के सारे कंपाउंड्स हैं वो आपका -1 रहेगा। तो ऑक्सीजन का आपका वेरी करता है, तो वहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन में आप लोग निकाल सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो भी आपके यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो चुके हैं, ऑक्सीजन फ्लोराइड्स आपके फॉर्म हो चुके हैं, ये सारे के सारे बच्चों कैसे होते हैं? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एंड मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्लोरिनेटिंग, राइट, फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ठीक है। सारे के सारे आपके पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, एज वेल एज आपके फ्लोरिनेटिंग एजेंट के तरीके से वर्क करें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो। अब ये क्वेश्चन है कि OF ये भी कंपाउंड आपके डिटेक्ट किया है, ये भी आपका कंपाउंड इजिली आपका फॉर्म हो जाता है। अब पावरफुल जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों क्या होते हैं भाई? जिनका आपका रिडक्शन हो जाए, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी ये कंपाउंड्स आपके यूज किए जाएंगे, है ना, किसी भी कंपाउंड के साथ, तो अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। ध्यान रखना, जहाँ पे दूसरे के एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद आपको रिड्यूस हो जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। उसी तरीके से उसको फ्लोरेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, मतलब ये फ्लोरीन जो है ना, फ्लोराइड का आसानी से डोनेशन कर सकते हैं, तो डोनेशन करने से उसको हम फ्लोरेटिंग एजेंट की तरीके से भी यूज करेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, रिएक्शंस में भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, पहले प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों पॉइंट आएगा फॉर द फ्लोराइड्स, ये बच्चों मैक्सिमम, अगर आप यहाँ पे इसके बैलेंसी के बारे में बात करो, तो फ्लोराइड अपने मैक्सिमम बेटा बैलेंसी कितनी शो करेगा? ठीक है, ये आपकी शो करेगा हेक्सा बैलेंसी, मतलब ये हेक्सा बैलेंट में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फ्लोराइड्स आपकी जो मैक्सिमम जो कोवैलेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपकी हेक्सा बैलेंट करेक्टर शो कर सकता है। इसके साथ साथ ये टेट्रा बैलेंट, हेक्सा का मतलब 6, टेट्रा का मतलब 4, एज वेल एज ये डाई बैलेंट, ठीक है, डाई बैलेंट करेक्टर भी आपके शो करते हैं। लेकिन बाकी के आपके जो भी हाइलाइट्स हैं वो आपके टेट्राबैलेंट एंड डाईबैलेंट नेचर को ही शो करते हैं, ठीक है। मीन्स फ्लोराइड्स के अगर अलावा बात करूं, बाकी जो आपके 1 सेकेंड, यस, बाकी के आपके जो अदर हैलाइड्स हैं, ध्यान दो, बाकी के आपके जो अदर हैलाइड्स होंगे, ठीक है, वो आपके एक तो टेट्राबैलेंट, ध्यान दो बच्चों, टेट्राबैलेंट, ठीक है, और आपके टेट्राबैलेंट के बाद डाईबैलेंट करेक्टर ही वो शो करते हैं, ठीक है, डाईबैलेंट नेचर ही आपके वो शो करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, अभी क्वेश्चन है कि सर बाकी जो हैलाइड्स हैं अदर देन फ्लोराइड्स, वो आपके हेक्साबैलेंट शो क्यों नहीं करते हैं? तो बाकी के हैलाइड्स आपके हेक्साबैलेंसी शो क्यों नहीं करते हैं? तो रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज ऑफ साइज, बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज। साइज बड़ा होने की वजह से वही रीजन है कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, और इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो फिर वहाँ पे हेक्सा बैलेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी बाकी हैलाइड्स के साथ। समझ में आ गया? ठीक है, अभी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बच्चों सल्फर के बारे में थोड़ा मूव करते हैं, ठीक है। सल्फर डिफरेंट टाइप के आपके हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें मैं कैटेगरी की बात करूं तो आपको H2 टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पे जो X है वो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसके टाइप की बात करूँ तो आपको मिलेगा SX2 टाइप मिलेगा, जहाँ पे आपका जो हेलोजन होगा X होगा वो आपका फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। XF2 टाइप में क्या आयोडीन हो सकता है? थिंक बेटो इसको क्या यहाँ पे आयोडीन हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होने वाली, क्योंकि सल्फर आपका एक ही है, ठीक है, और आयोडीन बहुत बिगर साइज का है। तो दो आयोडीन के साथ इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगी, लेकिन जो पहला वाला केस है वहाँ पे दो सल्फर है, तो आयोडीन का इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे आयोडीन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आयोडीन आपका नहीं मिलेगा, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, आपको सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग आयोडीन नहीं करेगा, दो आयोडीन एक सल्फर के साथ नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल जैसा टास्क हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो XF4 के साथ, तो यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन ही मिलेगा, यहाँ पे ब्रोमीन भी नहीं मिलने वाला है, और एज वेल एज आयोडीन भी आपका नहीं मिलने वाला, बिकॉज इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। 4 आयोडीन आपकी या 4 ब्रोमीन आपकी एक सल्फर के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे आसानी से, ठीक है, बिकॉज ऑफ बिगर साइज। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ SX6, क्योंकि आपके हेक्सावेलेंट में भी जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आपको जो हेलोजन की बात करूँ तो वो कौन सा होगा? वो आपका सिर्फ फ्लोरीन होगा, क्लोरीन भी नहीं होगा, ब्रोमीन तो आपका हो ही नहीं सकता, और आयोडीन तो बिल्कुल भी ओवरलैपिंग करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट मैंने क्लासिफिकेशन कराई उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेलेनियम के बारे में बात करें, ठीक है, और टेरिलियम के बारे में बात करें, ये दोनों के दोनों आपके हेक्सा फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, हेक्सा फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, और एज वेल एज बच्चों क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड के साथ कहीं ना कहीं अपना जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड के साथ, मतलब क्लोराइड आपका ये हो गया, ब्रोमाइड आपका Br- हो गया, इनके साथ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका +1 भी शो करते हैं, ये +2 भी शो करते हैं, और +4 भी शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग SF6 को लेके। नेक्स्ट हम बात करेंगे SF6। तो SF6 ये आपका एक्सट्रीमली नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इसलिए एनसीईआरटी स्टेटमेंट पे मैं फोकस कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन। तो आपके SF6 वो आपका नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं ये अनरिएक्टिव भी होता है, ठीक है, अनरिएक्टिव। और इसको हम कहाँ से बेटा फॉर्म कर सकते हैं SF6 को? तो SF6 को हम फॉर्म कर सकते हैं कंबसन ऑफ सल्फर, ठीक है, एंड स्ट्रीम ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन की स्ट्रीम है, तो फ्लोरीन की स्ट्रीम के साथ मैं सल्फर का कम्बिशन प्रोसेस करूंगा, ध्यान दो बच्चों, कम्बिशन, ठीक है, तो कम्बिशन प्रोसेस करूंगा सल्फर के साथ फ्लोरीन की स्ट्रीम का, तो वहाँ से आपको SF6 देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी जो SF6 की रिएक्टिविटी पे क्वेश्चंस आते हैं, इसकी रिएक्टिविटी आपकी कम क्यों है? तो रिएक्टिविटी कम होने के पीछे रीज़न क्या है बेटा? हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ध्यान दो। तो रिएक्टिविटी कम होने के पीछे रीज़न क्या है? मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ आपको। तो रीजन बच्चों ध्यान देखना, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होने की वजह से ये जो SF6 है इसकी जो रिएक्टिविटी है वो काफ़ी आपकी कम होती है, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ही बेटा इसको हम यूज करते हैं एज ए गैसियस इंसुलेटर, ठीक है, एज ए गैसियस इंसुलेटर। गैसियस इंसुलेटर के तरीके से इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इन हाई वोल्टेज जनरेटर एंड स्विच गियर्स, ठीक है। तो जो भी आपके हाई वोल्टेज जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो स्विच गियर्स होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, इस SF6 का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हो गया? यस। इसके बाद नेक्स्ट और हेक्साफ्लोराइड्स की तरफ हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि हेक्साफ्लोराइड्स ऑफ सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, ठीक है, तो इसमें आपका जो सल्फर है इसके साथ आपको SF6, सेलेनियम के साथ बात करें तो SeF6 हो गया, ठीक है। टेरिलियम के बारे में बात करें तो ये आपका हो गया है TeF6, ठीक है। तो 3 डिफरेंट टाइप के हेक्साफ्लोराइड्स आपके मिल रहे हैं, सल्फर का, सेलेनियम का, टेरिलियम का।
अब इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है बच्चों, आपको बताया था कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आपकी 6 होती जा रही थी, तो याद करो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते जा रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे, तो वहाँ पे आपका एस भी पार्टिसिपेट किया था, ऑर्बिटल पी के तीनों ही पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, डी के भी 2 पार्टिसिपेट किए थे। तो इसका मतलब वहाँ पे आपको जो हाइड्रेशन मिला था वो sp3d2 हाइड्रेशन मिला था, और वो ऑक्टाहाइड्रल पोजीशन कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे। ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर को, ऑक्टाहाइड्रल जो स्ट्रक्चर है उसको वो क्या कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जब मैं बात करूँगा पहले SF6 के अंदर जो आपका बॉन्ड लेंथ है, कौन सा, सल्फर एंड फ्लोरीन वाला, ठीक है। इससे क्वेश्चंस भी डिस्कस, छोटे छोटे से की पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरी को समझो ध्यान से। तो SF6 के अंदर जो सल्फर और फ्लोरीन जो आपका बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, इट इज़ 156 पाइकोमीटर, ठीक है, 156 पाइकोमीटर आपका रहता है। अभी क्वेश्चन है कि SF6 आपकी इनर्टनेस बिहेवियर को शो करता है, क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि आपका जो सल्फर है, जो सेंट्रल एलिमेंट आपका सल्फर है, वो पूरी तरीके से बच्चों क्या है, 6 फ्लोरीन से क्या कवर्ड है। जब 6 फ्लोरीन, आपके फ्लोरीन की एक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो फ्लोरीन की एक्टिविटी हाई होने की वजह से एक सल्फर 6 फ्लोरीन से कवर्ड है, तो कवर्ड होने की वजह से इस सेंट्रल एलिमेंट को क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शन मिलती है। तो प्रोटेक्शन मिलने की वजह से फिर सेंट्रल एलिमेंट जो है वो जाता है अनरिएक्टिव, और अनरिएक्टिव होने की वजह से बेटा हम बोलते हैं कि SF6 कैसा होता है, अपने इनर्टनेस के लिए बहुत पॉपुलर है, ठीक है। इनर्टनेस बिहेवियर को आसानी से क्या करता है, शो करता है। बाकी के आपके जो आपके हैलाइड्स, आपके फ्लोराइड्स के बारे में बात करें, जैसे SeF6 हो गया, TF6 हो गया, तो इसमें क्या है कि सेलेनियम और जो टेलिनियम है इनका साइज बढ़ता जा रहा है। तो साइज बड़े होने से यहाँ पे इनको, सेलेनियम को, टेलिनियम को बहुत प्रोटेक्शन नहीं मिलती है फ्लोरीन से। तो इनके साथ क्या होता है, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आएगा तो उनके साथ आसानी से हाइड्रोलिसिस कर जाएगा, बट SF6 का इजीली हाइड्रोलिसिस नहीं होने वाला है, क्योंकि सेंट्रल एलिमेंट आपका सल्फर है जो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन कर रहा है फ्लोरीन, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी आपका रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। SF6 कैसा होता है, इनर्टनेस होता है, लेकिन सेलेनियम और टेलिनियम के जो आपके हेक्साफ्लोराइड्स हैं वो आसानी से रिएक्शन को परफॉर्म कर जाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो देखते हैं एक बार यहाँ पे हम लोग SF6 का स्ट्रक्चर। तो SF6 का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, ये आपका सल्फर हो गया है, ठीक है, 4 फ्लोरीन इस तरीके से होंगे, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, नाउ दिस इज 6, ठीक है। और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, लाइक दिस, ये आपका अटैचमेंट हो गया। तो ये आपका SF6, यहाँ से बच्चों ये जो बॉन्ड एंगल मिलता है वो कितना मिलता है, 90 डिग्री, ठीक है, बॉन्ड एंगल आपका 90 डिग्री मिलेगा। और ये आपके जो सल्फर और फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ मैंने अभी बताई थी 156 पाइकोमीटर, ठीक है, ये आपकी इतनी रहती है बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो गया? इसके बाद अब एक पॉइंट में और बताऊंगा, क्या हेक्सा फ्लोराइड्स में, या सॉरी हेक्सा हैलाइड्स में, अगर हेक्सा फ्लोराइड तो क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन नेक्स्ट भी होगा कि हेक्सा फ्लोराइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेक्सा हैलाइड्स में आपका कौन सा फ्लोराइड तो हो चुका है, अभी बचा कौन सा है, क्लोराइड बचा हुआ है, ब्रोमाइड बचा है, और आयोडाइड बचा हुआ है। तो हेक्सा हैलाइड्स में, ठीक है, अब मैं बात करूंगा क्लोरीन के बारे में, ठीक है, ब्रोमीन के बारे में और आयोडीन के बारे में। तो हेक्सा हैलाइड्स क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ फॉर्म्ड नहीं होते हैं, ठीक है, फॉर्म नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? आंसर आपको पता चला हुआ, साइज, ठीक है, साइज इतना बड़ा है, ये जो एटम्स हैं आपस में ही बच्चों क्या करेंगे, इनकी फाइट होने लगेगी, ये आपस में ही एक दूसरे से क्या करेंगे, एक रिपल्सिव फील्ड, रिपल्सिव फोर्स को क्रिएट करेंगे। तो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करने की वजह से 6 क्लोरीन, 6 ब्रोमीन, 6 आयोडीन आपके अटैच नहीं हो सकते हैं एक साथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 6 आपके क्लोरीन अटैच नहीं सेंट्रल एलिमेंट के साथ, ब्रोमीन भी नहीं है 6, आयोडीन भी नहीं है, तो फिर इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू है वो भी आपकी 6 नहीं हो सकती है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान और फिक्स करके रखना। लेकिन जो फ्लोरीन अपने आप में है वो कैसा है, स्मॉल साइज का है, जिसकी वजह से उसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी थी इन केस ऑफ फ्लोराइड्स, हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन को लेके, तो बेटा कितनी आ रही थी, 6। ये आपका करेक्ट है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। ये छोटे छोटे से रीजन्स हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। नाउ कम्स SF4, SF6 क्लियर हो गया, बाकी कोई प्रॉपर्टी समझ में आ गई। बाकी हेलोजेंस के साथ SF4 पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो SF4 को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? SF4 को अगर बच्चों प्रिपेयर करना है लेबोरेटरी के अंदर तो हम आसानी से करते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्लोरोनेटिंग एजेंट लेके आते हैं। फ्लोरोनेटिंग एजेंट आपको पता है, मैं मैं क्लोरेटिंग एजेंट लेके आऊँगा HCl2, और उसके साथ में लेके आऊँगा सोडियम फ्लोराइड। इन दोनों की रिएक्शंस अगर मैं यहाँ पे परफॉर्म कराऊँगा
तो परफॉर्म कराने के बाद यहाँ से आयनेक्शन रिएक्शन हो जाएगी, तो सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, तो NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा। ध्यान दो, सोडियम क्लोरीन तो NaCl करेगा फॉर्मेशन, और यहाँ से आपका हो जाएगा SF4 है ना, बैलेंसिंग कर लेंगे यहाँ पे 4 लगा के, जिसको हम बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो SF4 का फॉर्मेशन यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि SF4 की रिएक्टिविटी के ऊपर, तो जो SF4 है उसकी जो रिएक्टिविटी है, जो रिएक्टिव नेचर है, वो आपका काफ़ी हाई होता है, ठीक है। और ये आसानी से वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोलिसिस भी करता है, और वाटर मॉलिक्यूल से अगर कांटेक्ट में आएगा तो फिर वहाँ से ये SO2 गैस रिलीज करेगा, प्लस आपका यहाँ से HF हाइड्रोजन आपका कहाँ से, आपके वाटर मॉलिक्यूल से, फ्लोरीन आपका SF4 से, तो SO2 गैस रिलीज करेगा और HF का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। और इसको हम बेसिकली, अभी मैंने बोला कि इसको हम लोग फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरीके से भी यूज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। कोई आसानी से फ्लोरीन को रिलीज करता है, इसलिए आपके HF का फॉर्मेशन हुआ है, वो आपका बीक एसिड होता है। तो SF4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके कितने फ्लोरीन है, 4, 1 2 3, नाउ दिस इज 4, और यहाँ पे एक रहेगा आपका लॉन पेयर। ये जो आपका थीटा बॉन्डिंग है, इसकी वैल्यू आपकी रहेगी 102 डिग्री, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये इसका जो एडिसेंट वाला एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू हो जाती है 175 डिग्री। और यहाँ पे जो आपकी बॉन्ड लेंथ है, ये लॉन पेयर से क्लोज वाली, ये आपकी 165 पाइकोमीटर के अराउंड आपको देखने को मिलती है। बाकी इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, आप देखो तो 1 2 3 4 5, तो n आपको 5 देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर कैसे मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है सीसॉ टाइप। अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका एक सल्फर हो गया, सीसॉ में थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्लोरीन फ्लोरीन, एक लोन पेयर यहाँ पे है, ठीक है, नीचे आपके 2 फ्लोरीन ऐसे हैं। तो सीसो आपको पता है, ये सीसो जो एक आपका गेम इस तरीके से बच्चे खेलते हैं, नहीं तो उसी तरीके से यहाँ पे बन रहा है। एक बच्चा सपोज यहाँ बैठा हुआ है, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, नीचे 2 स्टैंड आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो स्ट्रक्चर मिलता है, वो मिलता है आपको सीसो, ठीक है। सीसो लाइक यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया SF4 के बारे में। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो टेट्रा हैलाइड्स आपके फॉर्म हो रहे हैं, जैसे SF4 की मैंने बात करी, तो यहाँ पे आपका सल्फर हो गया, आपका सेलेनियम हो गया, आपका टेरोलियम हो गया, ये आसानी से आपके टेट्रा हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और करने के बाद यहाँ से क्वेश्चन है कि इनका हाइड्रेशन कैसा होगा, तो वो होगा आपका sp3d, बिकॉज यहाँ पे आपका स्मॉल n = 5 आ रहा है, तो 5 आने का मतलब s ऑर्बिटल भी आपको दिखेगा, p के 3 दिखेंगे और d का आपका ओनली 1 ऑर्बिटल दिखेगा, ठीक है। तो आपका sp3 हाइड्रेशन देखने को मिलेगा। और इसका जो आपका ज्योमेट्री होगी वो कैसी हो जाएगी, ज्योमेट्री रहेगी आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आपको यहाँ पे इसकी मिलेगी ज्योमेट्री, ठीक है। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आपको पता है कि इक्विटोरियल पोजीशन जो होगी, मैं लिखता हूँ इक्विटोरियल जो पोजीशन होगी वो किसके द्वारा होगी, वो आपके लॉन पेयर्स। इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या रहेंगे, आपके लॉन पेयर्स आपके यहाँ पे फिक्स रहेंगे, वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको सीसो लाइक जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ऑक्साइड्स के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी बच्चों हमारी ऑक्साइड्स। तो हैलाइड्स आपके जो ऑक्सीजन फैमिली के वो फिनिश होते हैं, नाउ कम्स ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्साइड्स का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसमें बच्चों हम क्या करते हैं, बर्निंग, ठीक है, या फिर कंबशन। तो हम जब बर्निंग करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर मैं जो भी एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, हमारे तो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट हैं, तो जब उनको हम बर्न करेंगे तो वहाँ से आपको आंसर मिलते हैं, इनके ऑक्साइड्स देखने को मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली में अगर ऑक्साइड्स बनते हैं व्हेन दी बर्निंग इन द एयर, ठीक है, इन एलिमेंट्स में अगर बर्निंग करूँगा एयर की प्रेजेंस में, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन ही मिलेगा, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म मिलती है बेटा MO2 टाइप, ठीक है। अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन के साथ बच्चों क्या होगा, O.O2, ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है ओजोन, ठीक है। तो ओजोन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। अब ऑक्सीजन के बाद आपका सल्फर आएगा, तो सल्फर बच्चों फॉर्म करता है SO2, ठीक है। इसके बाद सेलेनियम आएगा, तो वो आपका फॉर्म करेगा SeO2। नेक्स्ट टेरोलियम आएगा, तो वो फॉर्म करता है TO2।
पोलोनियम के बारे में बात करेंगे तो वो फॉर्म करता है आपका POO2, ठीक है। तो इस टाइप के जनरल फॉर्म के अंदर ऑक्साइड्स देखने को आपको मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम टेबल वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो भी उनके हमारे ऑक्साइड्स हैं। तो ग्रुप 16 में तो एक तरफ हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऑक्साइड्स। नेक्स्ट एलिमेंट्स में आपका सल्फर हो गया ना। ऑक्सीजन जो है वो तो ओजोन का करता है, उसको मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे। टेरिलियम हो गया, नेक्स्ट इज पोलोनियम हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम लोग मोनो ऑक्साइड के बारे में, ठीक है, मोनो ऑक्साइड्स। तो मोनोऑक्साइड में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है SO। सिलियम के अंदर आपको मोनोऑक्साइड नहीं मिलता है। टेरिलियम का आपको मोनोऑक्साइड मिलता है बच्चों TeO टाइप। पोलियम का भी मिलता है POO टाइप, ठीक है। सीलियम आपके मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। नाउ कम्स डाइऑक्साइड। तो डाइऑक्साइड की अगर आप बात करो तो आपको सल्फर से मिलता है SO2, सेलेनियम से मिलता है SeO2 टाइप, टेरिलियम से मिलता है TeO2 टाइप, पोलोनियम से मिलता है POO2 टाइप। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें ट्राई ऑक्साइड्स के बारे में। तो ये मिलता है आपको SO3 टाइप, और सेलेनियम से मिलता है SeO3 फॉर्म करता है। टेरिलियम से भी आपका TO3 फॉर्म करेगा ट्राइऑक्साइड। पोलोनियम हमारे ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ट्राइऑक्साइड के बाद नेक्स्ट इज हेप्टाऑक्साइड, ठीक है। तो हेप्टाऑक्साइड में आपको जो सल्फर है वो फॉर्म करता है H2O7। बाकी के आपके जो सिलियम है, टेरिलियम, पोलोनियम, वो आपके हेप्टा हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। कुछ हमारे अदर हैलाइड्स भी हैं, कुछ अदर ऑक्साइड्स हैं हमारे, ठीक है। तो कुछ अदर ऑक्साइड्स में सल्फर के ही देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको मैं बताऊँ तो आपको एक तो H2O टाइप सल्फर का मिलेगा, H2O3 देखने को मिलेगा, एंड SO4 भी देखने को मिलता है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया है कि हमारी जो ऑक्साइड्स हैं, है ना, वो मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, हेप्टा ऑक्साइड, है ना, वो कुछ इस तरीके से इन एलिमेंट्स के देखने को आपको मिलते हैं। तो इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट आपके सारे के सारे हैं, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कोशिश क्या करो, आप कोशिश ये करो कि कौन कौन से फॉर्म नहीं होते हैं। तो फॉर्म कौन कौन से नहीं होते हैं वो देखो। यहाँ पे हमारा जो सेलेनियम है वो कभी भी आपके मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसको ध्यान रखना। बाकी सबके सब कर लेते हैं। डाइऑक्साइड में आपके सभी के सभी करते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ से आपको एक क्लियर चीज़ हो जाएगी, एक बार आप ध्यान से देखोगे। ट्राइऑक्साइड में आपका जो है वो पोलोनियम कभी भी ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। हेप्टा हैलाइड में सिर्फ सल्फर करता है, बाकी के आपके नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो नहीं करते हैं उनको ध्यान रखो। नहीं करने में सेलेनियम हो गया मोनोऑक्साइड में। पोलोनियम आपका क्या जो पोलोनियम होता है, देखो सल्फर तो देखो, सल्फर देखो सारे के सारे ऑक्साइड बनाता है, चाहे डाई हो, चाहे ट्राई हो, चाहे हेप्टा हो, ठीक है, चाहे अदर ऑक्साइड। सल्फर सारे के सारे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सेलेनियम क्या नहीं करता है? मोनोऑक्साइड और हेप्टा ऑक्साइड। मोनोऑक्साइड एंड हेप्टा ऑक्साइड आपका सेलेनियम नहीं करता है। टेरिलियम क्या नहीं करता है? हेप्टा ऑक्साइड। पोलोनियम क्या नहीं करता है? आपके ट्राइऑक्साइड और आपके हेप्टा ऑक्साइड। ये फॉर्म नहीं करते। जो नहीं करते उनको ध्यान रखो, तो इस टेबल में आपको एक बार आइडिया हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम लोग की जो भी गैसेस हमारी फॉर्म हुई हैं, जो भी हमारे कंपाउंड ऑक्साइड फॉर्म हुए हैं सल्फर के। तो क्वेश्चन एक ये होता है कि हमारे जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, ध्यान दो, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में इनके हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे इनकी फिजिकल स्टेट भी क्लियर कर लेते हैं। तो पहला ऑक्साइड आपका आएगा H2O। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आपका सल्फर सब ऑक्साइड, सल्फर सब ऑक्साइड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का यहाँ पे कितना होगा? तो वो होगा आपका +1। और इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो बेटा ये रहती है आपकी कलरलेस गैस, ठीक है। लोअर मॉलिक्यूलर वेट है, कलरलेस गैस की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा ये। इसी तरीके से हम बात करते हैं सेकेंड ऑक्साइड्स के बारे में सल्फर के, दैट इज मोनोऑक्साइड SO। ये आपका हो गया यहाँ पे सल्फर मोनो ऑक्साइड। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? तो ये आपका रहेगा +2। इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बताएं तो सेम बच्चों कलरलेस गैस आपको ये भी देखने को मिलती है। थर्ड ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। ये आपका H2O3। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है बच्चों सल्फर
दिस इज कॉल्ड सिस ऑक्साइड, ठीक है, QuIOXID, सल्फर सिस ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर टू कॉमन टू का हम डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ से SO3/2, तो ऑक्सीजन फ्रैक्शन मिलने के बेसिस को बोलते हैं सिस ऑक्साइड। और इसका जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, वो आपका +3 होगा। इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो ये मिलता है आपको ब्लूइश ग्रीन, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन कलर का मिलेगा। और कैसा होगा, ये गैस की फेज में नहीं होगा, ये आपको मिलता है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड फेज में आपको देखने को मिलता है। नाउ कम्स फोर्थ, SO2 के बारे में बात करते हैं। इट इज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 होगा। और ये भी कैसी होती है, कलरलेस गैस। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं लेंदी क्वेश्चंस एडवांस के अंदर या बाकी के क्वेश्चंस आते हैं इजी क्वेश्चंस, तो वहाँ पे इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि क्वेश्चंस में आपको फिजिकल स्टेट के बारे में काफ़ी कुछ हिंट दे रखी होती है, फिर वहाँ से आपको आइडिया लगाना होता है कि हमारी कौन सी गैस यहाँ पे हो सकती है, कौन सा कंपाउंड लिक्विड गैस वगैरह किस नेचर का आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SO3 ट्राइऑक्साइड के बारे में। सल्फर ट्राइऑक्साइड इसका नाम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज +3, और ये बच्चों मिलता है आपको वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड। तो फिजिकल स्टेट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसे आप ध्यान रखो। H2O7, इसका नाम होगा आपका सल्फर हैप्टॉक्साइड होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज +7 होगा। एंड दिस इज द विस्कस लिक्विड, दिस इज द विस्कस लिक्विड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विस्कस लिक्विड आपको मिलता है H2O7। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं SO4 को लेके। तो SO4 का नाम होगा सल्फर टेट्राऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है +8 हो जाएगी इसकी, और ये आपको मिलता है प्रॉपर सॉलिड में। तो दिस इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको देखने को ये SO4 मिल जाएगा। इसके बाद ये सारे के सारे ऑक्साइड्स हमारे सल्फर के इंपॉर्टेंट, इनकी प्लीज़ फिजिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल आपकी स्टेट है उसको आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अदर कॉन्सेप्ट्स को लेके। जो आपका एसिडिक करेक्टर है, ध्यान दो, जो आपका एसिडिक करेक्टर है यहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड्स का, और उसके साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे जो भी ऑक्साइड्स के हैं। तो एसिडिक करेक्टर, ठीक है, एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, एसिडिक करेक्टर एंड स्टेबिलिटी, ये हमारे जो ऑक्साइड्स हैं ना, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डाउन द ग्रुप मैं बात करूँगा टॉप टू बॉटम। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें टॉप टू बॉटम आऊँगा, मतलब डाउन द ग्रुप हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डाउन दी ग्रुप अगर मैं बात करूँगा तो टॉप टू बॉटम आने पे यहाँ पे इनका जो एसिडिक करेक्टर है या फिर जो स्टेबिलिटी है ऑक्साइड्स की, वो क्या करती है, आपकी डिक्रीज करती है, ठीक है। क्योंकि नीचे आने पे क्या है, मेटलिक ऑक्साइड की वैल्यू, मेटलिक जो प्रॉपर्टी वो बढ़ती जाती है, ठीक है। साइज़ बढ़ने से कहीं ना कहीं आपको जो एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू वो डिक्रीज करेगी, और साइज़ बड़ा होने से ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं होगी आपकी जो आपके जो यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ, तो फिर उस केस में आपका जो बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड अगर वीक हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी काफ़ी वीक रहेगी, काफ़ी वैल्यू कम रहेगी, तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे आने पर मे भी बात करते हैं कि डाउन द ग्रुप आने पर इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होती है, आपकी कम होती जाती है, एसिडिक फैक्टर भी क्या है, कम होता जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो आप SO2, ठीक है, SeO2, ठीक है, ये दोनों के दोनों कैसे ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेनियम के बाद PO2 है, ठीक है, एंड पोलोनियम वाला है, ठीक है, POO2, इन दोनों के बारे में बात करें तो ये आपके रहते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, जो आपके एसिड्स एज वेल एज बेस, ठीक है, दोनों के साथ अपने जो रिएक्शन है, जो रिएक्टिविटी रेट है, जो रिएक्शन है, उनके परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपके ये नीचे के हो गए, समझ में आ गया, ऊपर का एसिडिक, ये आपका हो गया एम्फोटेरिक। इसमें मैं इंडिविजुअल स्टेट के बारे में भी क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे हम बात कर रहे हैं SO2 को लेके, तो SO2 मैंने बताया था आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो गैस की फेज में ही होती है, ठीक है। SeO2 ये कैसा होता है, ये आपका होता है वोलेटाइल, ठीक है, वोलेटाइल कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे जो SeO2 है, जो आपकी सेलेनियम की हम बात कर रहे हैं,
तो ये जो आपका ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे आपको एक लॉन्ग कोवलेंट चेन मिलती है, ठीक है, लॉन्ग कोवलेंट चेन मिलती है, जिसकी बेसिस की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। अगर ये आपके मोनोमरिक फेज में रहेगा तो ये वोलेटाइल हो जाएगा। अगर इसके जो लॉन्ग पॉलीमरिक चेन अगर देखने को मिलेगी तो उसके इसमें क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं TeO2 एंड पोलोनियम का, POO2, ठीक है। ये आपके जो दोनों के दोनों हैं, ये आपके होते हैं वाइट, बिकॉज मॉलिक्यूल वेट बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल वेट बढ़ने से क्या मिलेगा, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो भी कैसा सॉलिड बच्चों, कोवलेंट नहीं, आयोनिक सॉलिड। क्योंकि नीचे जाने पे मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ने पे टेरिलियम और पोलोनियम की मेटलिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आज आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेगा। क्लियर हो गया, यस। इसके बाद आपको जो पता है SO2, ये आपके रेजोनेंस, वो भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जहाँ पे आपका अगर SO2 के जो स्ट्रक्चर है, जो बॉन्ड एंगल होता है, वहाँ पे इसका जो बेंट मिलता है मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे लॉन पे रिपल्सन वर्क करता है। अगर आप देखो SO2 में तो एक सल्फर, डबल बॉन्डो, 1 2 3 4, और आपको ये 5 और 6 ये होगा ना इस तरीके से। तो बिकॉज ऑफ लॉन पेयर्स यहाँ पे रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल आपका ये डिक्रीज करेगा, ये थीटा एंगल। तो बेंट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 119 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू यहाँ पे जो रहती है SO2 के अंदर वो 119 डिग्री रहेगी। और ये डिस्क्रीट फेज में देखने को मिलता है, गैसियस एज वेल एज सॉलिड फेज में भी मिल जाता है, ठीक है। और TeO2 है, वो तो आपको पता है फिक्स, वो आपके सॉलिड एंड पॉलीमरिक चेन या लेयर्ड स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है। और जो O2 है वो बच्चों आपका चेंज हो जाता है TeO4 के अंदर। तो TeO4 है ये पॉलीमरिक चेन के अंदर एक आपकी लेयर की फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुनियम को लेकर, ठीक है। ये आपके ट्राइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं, मैंने पहले डाइऑक्साइड के बारे में बताया। अब बात करेंगे ट्राइऑक्साइड। ये ट्राइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं, जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जिसमें आपको पता है अगर सल्फर होगा तो आपका SO3 फॉर्म कर लेगा, सेलेनियम होगा तो SeO3 फॉर्म कर लेगा, टेरिलियम होगा तो TeO3 का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो ये सबके सब कैसे होते हैं ट्राइऑक्साइड, एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक इन नेचर रहेंगे। और यहाँ पे अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो टॉप टू बॉटम आने पे वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम अगर मैं आ रहा हूँ तो उस केस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। अभी हम SO3 पर चल रहे हैं तो SO3 पे थोड़ा और क्लियर करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बेस पे, तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान देते हैं SO3, जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो SO3 आपको पता है ये गैसियस फेज में ही देखने को मिलेगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा आप देख सकते हो, सल्फर, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, ठीक है। तो ये जो आपका है कुछ इस तरीके से फॉर्म कर लेगा, जिसका मतलब ये हो गया आपका प्लेनर, ठीक है, प्लेनर, ठीक है, ट्रायंगुलर, प्लेनर ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा इसकी ज्योमेट्री। और यहाँ पे अगर ये सॉलिड फेज में जाएगा, ध्यान दो, अगर ये सॉलिड फेज में, गैसियस फेज में होगा तो फिर इस तरीके से आएगा। अगर सॉलिड फेज में होगा तो फिर ये आपको मिल जाता है लीनियर चेन, ठीक है, लीनियर चेन की फेज में आपको, जैसे आपको सल्फर, यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्डो एक आपके प्लेन के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये पाई इधर, डेल्टा माइनस, बाकी के मॉलिक्यूल्स इससे कंट्रोल्स अटैच होते जाएंगे, तो यहाँ पे लीनियर चेन का करता है ये फॉर्मेशन, ठीक है। और जो मतलब अब ये भी एक पॉइंट यहाँ पे होता है कि ये जो SO3 है वो लीनियर के साथ साथ वो आपके साइक्लिक ट्राइमरिक फॉर्म में भी जाता है, ठीक है, साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म में भी ये कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे TeO3 को लेके, तो वो आपका सॉलिड नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, सॉलिड नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगा। और नेक्स्ट है आपका TO6, ये आपका ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया। सिर्फ आपको पता है सेलेनियम को छोड़ दो, बाकी के हमारे जो एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे थे, चाहे सल्फर हो, चाहे आपका टेरिलियम हो, चाहे आपका पोलोनियम हो, ये सारे के सारे आपके मोनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को हम लोग फिनिश करते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर आपको देखने को मिलेगा ऑक्सो एसिड्स के ऊपर, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।